मैंने जानबूझकर एंट्रेंस एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर किए, सिर्फ इसलिए ताकि उन दो जूनियर से दूर रह सकूं। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही उन्होंने मुझे याद दिलाया कि फर्स्ट एड किट भरना मत भूलना, और मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया। मैं घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर फॉर्म भर रहा था, तभी पास में रखा फोन अचानक बज उठा। उठाया तो पता चला वो वही दो जूनियर्स हैं जिन्हें जी शिमियन जिंदगी भर प्रोटेक्ट करना चाहता था। ग्रुप का नाम तो 3 लोगों का था, लेकिन अब उसमें 4 लोग थे। मैंने देखा कि सॉन्ग जिंगनियन ने मैसेज भेजा था कि उसने हुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और वो बहुत खुश है, आगे भी सबके साथ क्लासमेट बनकर रहना चाहता है। उसने सिर्फ सू मैनग्याओ और किन हेयुए को टैग किया। सू मैनग्याओ ने रिप्लाई किया कि जब भी जरूरत होगी वो हमेशा उसके साथ होगी, और किन हेयुए ने कहा कि कॉलेज के पहले दिन से ही सबको पता होगा कि वो उसकी लेडी है। इसके बाद उन्होंने पार्टी प्लान करनी शुरू कर दी, लेकिन पूरे टाइम मैंने कुछ नहीं कहा और किसी ने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। फोन में वो ग्रुप नेम जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा था। सू मैनग्याओ, किन हेयू और मैं बचपन के दोस्त थे। वो दोनों हमेशा मेरे साथ रहना चाहते थे। मेरे 17वें बर्थडे पर उन्होंने मुझे प्रपोज भी किया था। मैं कंफ्यूज्ड था, ना किसी को हर्ट करना चाहता था और ना ही जल्दी रिलेशनशिप में पड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मना करने नहीं दिया और कहा कि कॉलेज शुरू होने तक उन्हें टाइम दूं। मैंने हाँ तो कह दी, लेकिन सोचा था कि इस दौरान अपने फीलिंग्स समझ लूंगा। तभी सॉन्ग जिंगनियन आया, एक गरीब लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो हमारी स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगा। कभी कहता कि उसके पास खाने के पैसे नहीं है तो मैं उसे अपने कार्ड से खाना खिलाता, कभी कहता पढ़ाई में पीछे है तो मैं उसे पढ़ाता, और जब बोला कि उसके कोई दोस्त नहीं है तो मैंने उसे सुमैनगयाओ और किन हेयुए से मिलवाया। लेकिन सिर्फ 3 महीनों में उसने मेरी जगह ले ली। जब देखा कि वो भी हुआदा जा रहा है तो मैंने ठंडे मन से फोन रख दिया और घर में उनकी सारी यादें साफ करने लगा। एक पूरा बॉक्स भर गया जिसे मैं नीचे जाकर कूड़ेदान में फेंकने ही वाला था कि सुमैनगयाओ और किन हेयुए आ गए। उन्होंने वो हेड स्कार्फ्स देखे जो बचपन में हम खेलते समय उन्होंने मुझे दिए थे। जब दोनों मेरी ब्राइड बनना चाहती थी तब मैंने दोनों ले लिए थे ताकि वो लड़े नहीं, लेकिन अब मैंने सब कुछ फेंक दिया था। वो दोनों घबरा गई और मुझसे पूछने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या मैं नाराज हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने सॉन्ग जिंगनियन को मेरे घर का पासवर्ड दिया था, लेकिन वो दोस्त है तो इसमें क्या दिक्कत, और उसने अगर मेरी चीजें ली भी तो उन्होंने पैसे दे दिए। मैंने शांत होकर कहा कि मैं नाराज नहीं हूँ, बस ये चीजें अब मोल्डी हो गई हैं इसलिए फेंक दी। मेरे ठंडे रवैये को देखकर उन्होंने भी मान लिया और कहा कि नई चीजें खरीद लेंगे, लेकिन मैं कुछ बोले बिना वहां से चला गया। अगले कुछ दिनों तक वो मेरे पास नहीं आई। सॉन्ग जिंगनियन के पोस्ट सोर्स से पता चला कि वो उसके साथ उसकी विश लिस्ट पूरी कर रही है। अम्यूजमेंट पार्क, एस्ट्रोनॉमी म्यूजियम, ग्रेट वॉल, सब जगह वो साथ गए। मैं बस देखता रहा जैसे ये सब पहले मेरे साथ होना चाहिए था। फिर एक दिन मुझे पेकिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मिला। उसी समय सुमैनगयाओ और किन हेयुए मेरे घर आई और साथ चलकर सेलिब्रेट करने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। कुछ दिन बाद क्लास रियूनियन था। वहां लोग मुझसे पूछने लगे कि मैं सुमैनगयाओ और चिन हेयुए में से किसे चूज करूंगा। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे कि अब तो वो दोनों सॉन्ग जिंगनियन को पसंद करती हैं, मेरे पास कोई चांस नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा। तभी दरवाजा खुला और वो दोनों सॉन्ग जिंगनियन के साथ अंदर आई। पार्टी में सब लोग उसे ही अटेंशन दे रहे थे। मैं एक कोने में बैठकर क्वाइटली फ्रूट खा रहा था। बाद में ट्रूथ और डेयर शुरू हुआ। मुझे भी जबरदस्ती शामिल किया गया। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मेरा सीक्रेट ये है कि मैं 2 चीजें छोड़ चुका हूँ, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगली बार हारने पर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं सुमैनगयाओ और किन हेयू में से किसे गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। कमरे में सब जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी सॉन्ग जिंगनियन पर ड्रिंक गिर गई और दोनों तुरंत उसकी मदद के लिए भाग गई। गेम वहीं रुक गया और माहौल भी खत्म हो गया। रुको मत, टीचर ने बहुत सारे फायरवर्क्स खरीदे हैं, चलो सब जांगबियनफंग चलते हैं और अपने नए जर्नी की शुरुआत सेलिब्रेट करते हैं। ये सुनते ही जो लोग जाने की बात कर रहे थे वो भी चुप हो गए। थोड़ी देर बाद सॉन्ग जिंगनियन, सू मैनग्याओ और चिन हेयुए भी आए। सॉन्ग जिंगनियन ने हाई एंड सूट पहना हुआ था जो सू मैनग्याओ ने खरीदा था, और उसके शूज लिमिटेड एडिशन थे जो चिन हेयुए ने उसे गिफ्ट किए थे। सब लोग फायरवर्क्स की आवाज सुनकर उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन मैंने बस एक नजर डाली और फिर ध्यान नहीं दिया। सब लोग मिलकर फायरवर्क्स जलाने लगे। कलरफुल लाइट से पूरा आसमान चमक उठा और लगभग हर कोई विश मांग रहा था। तभी सॉन्ग जिंगनियन जोर से बोला कि वो चाहता है सुमैनगयाओ और किन हेयुए की विशेष पूरी हो। ये सुनकर हमेशा काम रहने वाली सुमैनगयाओ भी इमोशनल हो गई और किन हेयुए ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा सॉफ्टली छुआ। सॉन्ग जिंगनियन ने कहा कि वो दोनों उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उन्होंने भी वही बात दोहराई। उस मोमेंट में मुझे बस एक अजीब सी स्वीटनेस महसूस हुई जो अब मुझे अनकंफर्टेबल लग रही थी। मैं वहां से हटकर एक कॉर्नर में चला गया और अकेले फायरवर्क्स देखने लगा। सॉन्ग जिंगनियन ने मुझे नोटिस किया और तुरंत सुमैनगयाओ और किन हेयुए को खींचते हुए बोला कि मैं खुश नहीं लग रहा, चलो उसे चीयर अप करते हैं। लेकिन दोनों वहीं खड़ी रह गईं, जैसे उनके कदम जमीन में जम गए हों। तब सॉन्ग जिंगनियन खुद फायरवर्क्स लेकर मेरी तरफ आया, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा अचानक कुछ गलत हो गया। सू मैनग्याओ और चिन हेयुए घबरा गईं और पागलों की तरह भागी। जब मुझे होश आया तो चारों तरफ सफेद वॉल्स और डिसइंफेक्टेंट की स्मेल थी। मैं हॉस्पिटल में था और जरा सा हिलने पर भी बॉडी में अनबेरेबल पेन हो रहा था। नर्स ने बताया कि मैं सीरियसली इंजर्ड था, लेकिन लकीली टाइम पर हॉस्पिटल आ गया, वरना मेरा फेस भी खराब हो सकता था। मुझे वो मोमेंट याद आया
आया और दिल ठंडा पड़ गया। समझ नहीं आया कि कोई इतना क्रूल कैसे हो सकता है। नर्स ने बताया कि मुझे हॉस्पिटल 2 लड़कियां लाई थी जो बहुत परेशान थी। वो कई दिनों से मेरी केयर कर रही थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं सु मैनग्याओ और किन हेयुए से नहीं मिलना चाहता। फिर भी थोड़ी देर बाद वो दोनों आ गई। हमेशा परफेक्ट दिखने वाली वो दोनों अब थकी हुई थी, आंखों में नींद नहीं थी और दर्द साफ दिख रहा था। मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और माफी मांगी। सु मैनग्याओ ने एक अपॉलॉजी लेटर भी गिरा दिया और कहा कि सॉन्ग जिंगनियन से गलती हो गई, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया। ये सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैं घायल था और वो गिल्टी। मैंने गुस्से में कहा कि अगर उसे माफी मांगनी है तो पहले वो खुद वही दर्द झेले। चिन हेयुए ने मुझे अनरीजनेबल कहा और बोला कि सॉन्ग जिंगनियन खुद को ब्लेम कर रहा है। मैं टूट गया और कहा कि अगर उन्हें उसकी इतनी चिंता है तो उसके पास जाएं, मेरे वार्ड में क्यों है। उन्होंने आखिर में कहा कि उन्होंने बेस्ट डॉक्टर अरेंज किया है और मेरे लिए बॉडीगार्ड्स भी रखे हैं और वो रोज मिलने आएंगी। लेकिन उनके जाने के बाद मैं दर्द से कराता रहा। कुछ देर बाद मेरे पेरेंट्स आए। उनकी केयर सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और रो पड़ा। मेरे फादर ने गुस्से में कहा कि सॉन्ग जिंगनियन ने जानबूझकर किया है और वो उसे नहीं छोड़ेंगे। काफी समय बाद मैं थोड़ा स्टेबल हुआ। हॉस्पिटल में काफी दिन रहा और सु मैनग्याओ और चिन हेयुए रोज आती रहीं, लेकिन मैंने हर बार मिलने से मना कर दिया। वो गिफ्ट्स दरवाजे पर छोड़ देती और मैं हर बार उन्हें नर्स को दे देता। डिस्चार्ज वाले दिन वो दोनों मुझे लेने आई, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया और दूसरी तरफ जाने लगा। सु मैनग्याओ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा कि मैं इतना डिस्टेंट क्यों हो गया हूँ। मुझे ये सब सुनकर हंसी आ गई। क्या मैं खुद दूर हुआ था या उन्होंने मुझे धीरे धीरे पुश करके बाहर कर दिया। चिन हेयुए ने कार से रास्ता ब्लॉक कर दिया और कहा कि अगर मैं नहीं बैठा तो ट्रैफिक रुक जाएगा। मजबूरी में मुझे कार में बैठना पड़ा। अंदर बैठते ही वो दोनों मुझे खुश करने की कोशिश करने लगी, केक, गिफ्ट्स, मेडिसिन, लेकिन मैंने सब मना कर दिया। अचानक मुझे एक नोट मिला जिस पर लिखा था जिंगनियंस एक्सक्लूसिव। ये देखकर मैं हंस पड़ा। चिन हेयुए घबरा गया और तुरंत उसे फाड़ दिया, लेकिन मैंने साफ कहा कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आंखें बंद कर ली और उनकी बातों को इग्नोर किया। चिन हेयुए का चेहरा बदल गया और उसने पूछा कि क्या मुझे अपना प्रॉमिस याद नहीं, मुझे उनमें से किसी एक को चूज करना है। सु मैनग्याओ ने भी सीरियस होकर पूछा कि क्या मैंने डिसाइड कर लिया है। मैंने उनकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, ये सवाल मुझे नहीं, सॉन्ग जिंगनियन से पूछना चाहिए। वो दोनों घबराकर एक्सप्लेन करने लगी कि मैंने सॉन्ग जिंगनियन का नाम क्यों लिया, उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था, और मुझसे पूछने लगी कि क्या मैंने कुछ गलत समझ लिया है। लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली। मैं अब कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। सु मैनग्याओ और चिन हेयुए एक दूसरे को देखती रह गई। उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत बदल गया हूँ और अब उन्हें बिल्कुल केयर नहीं करता। वो मुझे समझाना चाहती थी, लेकिन उनके पास वर्ड्स ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि कॉलेज के फर्स्ट डे पर सब ठीक कर लेंगे। घर पहुंचते ही मुझे टीचर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत अच्छा किया है और स्कूल चाहता है कि मैं जूनियर्स को स्पीच दूं और अपना लर्निंग एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं कुछ सेकंड्स के लिए हेजिटेट हुआ, क्योंकि अगर मैं स्टेज पर जाता तो सबको पता चल जाता कि मैंने अपना वॉलंटियर चॉइस बदल दिया है। लेकिन फिर मैंने हाँ कह दिया। वैसे भी ये बात कभी ना कभी सामने आनी ही थी। मैं स्पीच की तैयारी करने लगा, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले सु मैनग्याओ और किन हेयू ने मुझे रोक लिया। किन हेयू ने अजीब तरीके से कहा कि मुझे इस बार स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि मैं उनके साथ बाहर चलूं। मुझे अजीब लगा तो मैंने पूछा क्या मतलब है। तब सु मैनग्याओ ने बताया कि सॉन्ग जिंगनियन अपनी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करना चाहता है, इसलिए उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट करके उसे ये मौका दिला दिया। तभी स्टेज पर सॉन्ग जिंगनियन की आवाज आई और मैंने देखा कि वो मेरी जगह खड़ा है। मैं बस चुपचाप देखता रहा। सु मैनग्याओ और चिन हेयुए को लगा कि मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ हल्की सी स्माइल दी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसी दिन उन्होंने सच जानने का आखिरी चांस भी खो दिया। कॉलेज ओपनिंग के दिन मेरे पेरेंट्स वापस आए। मॉम बार बार मेरे सामान को लेकर टेंशन ले रही थी, क्योंकि पैकिंग यूनिवर्सिटी बहुत दूर था। मैंने उन्हें समझाया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इमोशनल हो गई। तभी उन्होंने मुझे एक नोट दिया जिसमें एक फोन नंबर था। उन्होंने बताया कि बचपन में मेरी अरेंज मैरिज फिक्स की गई थी, लेकिन सु मैनग्याओ और चिन हेयुए की वजह से उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की। अब उन्हें लगता है कि वो दोनों मेरे लिए सही नहीं है और वो लड़का भी पैकिंग यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, इसलिए जरूरत पड़े तो मैं उससे हेल्प ले सकता हूँ। मैं उस नोट को मना करने ही वाला था कि तभी सु मैनग्याओ और किन हेयुए अंदर आ गई और बोली कि वो मेरी केयर करेंगी। सबको लगा वो मेरे बारे में ही बात कर रही है, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता था। मैंने क्वाइटली वो नोट अपनी पॉकेट में रख लिया। वो दोनों मेरे कमरे में मेरा सामान लेने गई और देखकर हैरान रह गई कि मैंने इतना सारा लगेज पैक कर लिया है। उन्हें लगा कि मैं बस नॉर्मल तरीके से जा रहा हूँ, क्योंकि हुआडा तो इसी सिटी में था। वो दोनों एक्साइटेड थी मुझे अपने अपने कार्स में ले जाने और सरप्राइज देने के लिए। लेकिन तभी सॉन्ग जिंगनियन का कॉल आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही दोनों पैनिक हो गईं और तुरंत उसकी तरफ जाने लगी। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा कि मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। सु मैनग्याओ ने बस इतना कहा कि स्कूल पहुंचकर कॉल करना, और किन हेयू ने याद दिलाया कि मुझे उनमें से किसी एक को चूज करना है। मैं बस उन्हें एक कोल्ड लुक देता रहा, ना हाँ कहा ना। तभी फिर से सॉन्ग जिंगनियन का कॉल आया और वो दोनों तुरंत चली गईं। बार बार मुड़कर मुझे कांटेक्ट करने को कहती रही, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैं कार में बैठा, फोन वाइब्रेट हुआ। सॉन्ग जिंगनियन का मैसेज था। उसने लिखा
कि क्या मैंने अब समझ लिया कि एक कॉल पर वो दोनों मुझे छोड़कर उसके पास चली जाती हैं और अगर मैं उसे स्पॉन्सर करता रहूं तो वो उनमें से एक मुझे दे सकता है। ये पढ़कर मुझे हंसी आ गई। मैंने रिप्लाई किया कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है, वो दोनों उसे ही मुबारक। इसके बाद मैंने सॉन्ग जिंगनियन, सू मेनग्याओ और किन हेयू तीनों को ब्लॉक कर दिया, अपना सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया और नया नंबर एक्टिवेट कर लिया। मैंने मॉम द्वारा दिया गया नंबर डायल किया और कार दूसरी दिशा में चल पड़ी। बाहर के सीनरी को देखते हुए मैंने हल्की सी मुस्कान दी। इस बार मैं सच में एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। उधर उसी समय प्लेन उड़ चुका था और दूसरी तरफ सू मेंग्याओ और चिन हेयुए हुआ यूनिवर्सिटी के गेट पर फ्लावर्स लेकर खड़ी थी। वो मेरा इंतजार कर रही थी लेकिन मैं कहीं नहीं था। उनका मूड धीरे धीरे खराब होने लगा। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद मैं सच में उन्हें छोड़ चुका हूँ। आसपास के स्टूडेंट्स उनकी तरफ देखकर बातें कर रहे थे, फोटोज ले रहे थे और गेस कर रहे थे कि वो किसे प्रपोज करने वाली हैं। लेकिन वो दोनों बार बार मुझे कॉल कर रही थी और मैं आंसर नहीं कर रहा था। चिन हेयुए ने गुस्से में कहा कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है और सू मेंग्याओ ने भी वही बात कही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उन्हें लगा जरूर कुछ गलत हुआ है। आखिर में सू मेंग्याओ सब कुछ छोड़कर घर की तरफ भागी, सच्चाई जानने के लिए। किन हेयुए स्कूल में मुझे ढूंढने में लगा हुआ था जबकि सू मेंग्याओ सीधे मेरे घर पहुंच गई। काफी देर तक डोर नॉक करने के बाद मेड ने दरवाजा खोला। सू मेंग्याओ ने पूछा कि क्या मैं घर पर हूँ, लेकिन मेड ने साफ कहा कि मैं तो सुबह उनके साथ ही निकला था, अब घर पर कैसे हो सकता हूँ। उसने ये भी बताया कि मेरे पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पर हैं। ये सुनकर सू मेंग्याओ थोड़ा कंफ्यूज्ड और अनईजी हो गई। अगर मुझसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा तो आखिर मैं गया कहाँ। उसे लगने लगा कि शायद मैं सच में उनसे दूर जाना चाहता हूँ। उधर चिन हेयुए ने स्कूल में हर किसी से पूछ लिया लेकिन किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। आखिर उसे आइडिया आया कि एडमिनिस्ट्रेशन से चेक करे। उसने टीचर से रिक्वेस्ट की और यहाँ तक कह दिया कि वो स्कूल को डोनेट भी करेगा, लेकिन सिस्टम में मेरा नाम ही नहीं मिला। टीचर ने कंफर्म किया कि मैं हुआ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ ही नहीं। ये सुनकर किन हेयू को जैसे झटका लग गया। मैं आखिर गया कहाँ। तभी सू मेंग्याओ भी वहाँ पहुंची और दोनों को एक ही बात समझ आई, मैं उन्हें छोड़कर चला गया हूँ। दोनों के मन में गिल्ट भी आया कि शायद उन्होंने मुझे बहुत पुश कर दिया। तभी एक स्टूडेंट ने आकर बताया कि स्कूल गेट पर कोई लड़का उनके गिफ्ट्स और फ्लावर्स लेकर खड़ा है। दोनों को एक उम्मीद जगी कि शायद वो मैं हूँ। वो भागते हुए गेट तक पहुंचे लेकिन वहाँ सॉन्ग जिंगनियन खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ, गिफ्ट्स को बचाता हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा कि वो काफी देर से वेट कर रहा है लेकिन मैं अभी तक नहीं आया। ये सुनकर दोनों का दिल टूट गया। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन सॉन्ग जिंगनियन हार नहीं माना। उसने गिफ्ट्स खोलकर दिखाए और कहा कि भले मुझे पसंद ना हो लेकिन उसे पसंद है और वो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर दोनों का मूड और खराब हो गया। सू मेंग्याओ ने कोल्ड टोन में कहा कि मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, मेरा बिहेवियर साफ दिखा रहा है कि मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। चिन हेयुए भी रिग्रेट में था। उसे लगा कि उसने जेलसी में गलत कदम उठा लिया और आखिर में दोनों को खो दिया। सॉन्ग जिंगनियन ने अचानक प्रपोज करने जैसा बिहेवियर किया लेकिन इस बार सू मेंग्याओ और चिन हेयुए ने उसे तुरंत रोक दिया। उन्होंने उसके हाथ से कफलिंग्स और वॉच उतार दिए और साफ कहा कि ये उसके नहीं है। सॉन्ग जिंगनियन को इंसल्ट फील हुआ और वो वहां से चला गया, लेकिन इस बार कोई उसके पीछे नहीं गया। दोनों को अब समझ आ गया था कि वो उसके लिए कभी सीरियस नहीं थे, बस मुझे जेलस करने के लिए उसे यूज कर रहे थे। अब जब मैं चला गया तो सब कुछ बेकार लगने लगा। तब सू मेंग्याओ को याद आया कि उनके क्लास टीचर मिस्टर लियू को जरूर पता होगा कि मैं कहाँ गया हूँ। उन्होंने कॉल किया और मिस्टर लियू ने कैजुअली बता दिया कि मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिट हो चुका हूँ। ये सुनते ही दोनों शॉक में आ गए। मैंने हुआदा के बजाय इतना दूर जाने का डिसीजन क्यों लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैं वहां होता तो शायद कहता कि फीलिंग्स थी, लेकिन उन्होंने खुद ही उन्हें खत्म कर दिया। कोई भी इंसान बिट्रेयल सहन नहीं कर सकता, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। मैंने उन्हें कई चांसेस दिए लेकिन हर बार उन्होंने मुझे छोड़कर किसी और को चूज किया। आखिरकार मुझे ही मूव ऑन करना पड़ा। दूसरी तरफ मैं प्लेन से उतरकर एक नई सिटी में पहुंच चुका था। वहां एक लड़की मेरा नाम लेकर खड़ी थी, जांग शुएनिंग। वो कॉन्फिडेंट, एलिगेंट और काफी अट्रैक्टिव थी। उसने खुद को मेरा चाइल्डहुड अरेंज्ड पार्टनर बताया। पहले तो मुझे डाउट हुआ लेकिन जब उसने फोटो दिखाई तो मैं मान गया। उसने मुझे वार्मली वेलकम किया, मेरा सामान हैंडल कराया और मुझे हॉस्टल तक छोड़ दिया। उसने हर छोटी चीज का ध्यान रखा जिससे मुझे लगा जैसे वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन मैंने अपने इमोशंस कंट्रोल में रखे। मैंने उसे पोलाइटली थैंक्स कहा और डिनर के लिए इनवाइट किया। जांग शुएनिंग ने बस हल्की सी स्माइल दी और उस मोमेंट मुझे लगा शायद ये मेरी नई जिंदगी की सही शुरुआत है। जब मैं बेड पर लेटा था, सू मेंग्याओ और किन हेयू बिल्कुल नहीं सोए। मैं हुआदा में नहीं था और यहाँ की हर चीज जैसे अपनी चार्म खो चुकी थी। सू मेंग्याओ का मूड बहुत खराब था। उसने सभी क्लास एक्टिविटीज रिजेक्ट कर दी, यहाँ तक कि आने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग भी पोस्टपोन हो गई। वह बैल्कनी में खड़ा होकर अपने फादर को कॉल करता है और कहता है, डैड मुझे पीकिंग यूनिवर्सिटी ट्रांसफर होना है। कुछ देर फोन पर साइलेंस रहता है, फिर गुस्से भरी आवाज आती है, सू मेंग्याओ क्या तुम पागल हो? यूनिवर्सिटी कोई हाई स्कूल नहीं है कि जहाँ मन किया वहाँ चले गए। मैं एग्री नहीं करूंगा। तुम्हें पता है सू फैमिली की पोजीशन क्या है, हर स्टेप केयरफुली लेना पड़ता है। ट्रांसफर की बात भूल जाओ, अगर जाना है तो ड्रॉप आउट करके दोबारा अप्लाई करो। सू मेंग्याओ को पहले से ही ये आंसर पता था, इसीलिए उसे कोई शॉक नहीं लगा। ये कॉल परमिशन नहीं बल्कि एक नोटिस था। उधर चिन हेयुए का भी सेम सिचुएशन था। उसके
फादर ने उसे डांटा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी मैटर करती थी? पहले उन्हें लगता था कि उन्हें हुआदा पसंद है, वो यहाँ घूमते थे, प्लान्स बनाते थे, लेकिन असल में उन्होंने ये डिसीजन सिर्फ जी शिंगमियन से दूर जाने के लिए लिया था। पूरी रात दोनों नहीं सोए और अगले दिन जब उन्हें फ्रेशर्स मीटिंग में जाना था, वो टीचिंग ऑफिस पहुंच गए और ड्रॉप आउट की बात कर दी। टीचर ने बार बार समझाया, हुआदा इतना अच्छा है, क्यों छोड़ना चाहते हो? लेकिन सुमेनग्याओ ने कोल्ड टोन में कहा, मेरे आईक्यू से मैं कहीं भी एडमिशन ले सकता हूँ। जी शिंगमियन यहाँ नहीं है तो मुझे भी नहीं रहना। चिन हेयुए भी बोला, सेम हियर, ये बस एक एग्जाम की बात है, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। तभी बाहर खड़ा सॉन्ग जिनियन ये सब सुन लेता है और सोचता है कि अब मौका है, क्योंकि तीनों हुआदा में है और सिर्फ जी शिंगमियन नहीं है। लेकिन उसे शौक लगता है जब पता चलता है कि वो दोनों उसके लिए कॉलेज छोड़ रहे हैं। वह अंदर आकर इमोशनल होकर कहता है, तुम लोग ड्रॉप आउट मत करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? मैं उससे कम नहीं हूँ, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसकी हालत बहुत डेस्परेट थी, लेकिन सू मेंगियाओ और चिन हेयुए की आंखों में सिर्फ डिस्गस्ट था। थोड़ी देर बाद सू मेंगियाओ बोला, सॉन्ग जिनियन, तुम्हें याद है तुमने क्या प्रॉमिस किया था? ये सुनकर उसका दिल बैठ गया। किन हेयू ने उसे बाहर खींचा और थप्पड़ मारा। हमने डील की थी कि तुम हमारे साथ एक्ट करोगे ताकि शिंगमियन जेलास हो, लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम फीलिंग्स डेवलप नहीं करोगे, इसीलिए हमने तुम्हें चुना था। सू मेंगियाओ ने भी कोल्ड वॉइस में कहा, तुमने हमें हेल्प करने का वादा किया था उसे पाने में, लेकिन तुमने उसे हमसे दूर कर दिया और अब कन्फेशन कर रहे हो। मैंने तुम्हें कई बार वार्न किया था। दोनों का गुस्सा साफ दिख रहा था और सॉन्ग जिनियन पैनिक में कुछ बोल नहीं पा रहा था। इस दौरान वह उनकी फेक काइंडनेस में इतना खो गया था कि असली डील भूल गया था। उसे याद आया जब उसने खुद उनसे ये प्लान बनाया था कि वो दोनों उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे ताकि जी शिंगमियन जेलस हो जाए और वो उन्हें हेल्प करेगा उसे पाने में। उसने इंटेंशनली लव लेटर्स तक मैनिपुलेट किए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और प्लान सक्सेसफुल लगे। उस टाइम जी शिंगमियन हर्ट हुआ था और एग्जैक्टली वही हुआ जो वो चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सॉन्ग जिनियन के अंदर फीलिंग सच में डेवलप हो चुकी हैं और उसने सब कुछ अपने फेवर में मोड़ दिया। अब जब सच्चाई सामने आई तो वह खुद भी शॉक में था। उसने धीरे से उनके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चिन हेयुए ने तुरंत हटा दिया और बोला, तुमने हमें धोखा दिया और शिंगमियन को दूर कर दिया। सू मेंगियाओ ने कोल्डली कहा, तुम्हें अपने फ्यूचर की बहुत चिंता थी ना, अब हम तुम्हारी फंडिंग विदड्रॉ कर रहे हैं और जो तुमने शिंगमियन के साथ किया है उसका हिसाब भी चुकाना पड़ेगा। ये सुनकर सॉन्ग जिन टूट गया, लेकिन फिर भी चिल्लाया, तुम खुद को क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पास चांसेस थे उसे रोकने के, लेकिन तुमने खुद उसे दूर किया। वो तुमसे प्यार नहीं करता, मैं करता हूँ। लेकिन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी और बिना पीछे देखे चले गए। सॉन्ग जिनियन वहीं बैठा रह गया, पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसे पता था कि बिना पैसे के उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। वह तुरंत बैंक भागा और पैनिक में कैश निकालने लगा, लेकिन एटीएम ने दिखाया कि उसके कार्ड्स फ्रीज हो चुके हैं। उसने कई मशीन ट्राई की, लेकिन हर जगह सेम रिजल्ट आया। काउंटर स्टाफ ने भी कंफर्म कर दिया कि वो पैसे नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही उसकी हालत खराब हो गई और वह जमीन पर बैठ गया, पूरी तरह होपलेस। किसी तरह वह वहां से निकला, लेकिन रास्ते में दो बच्चे फायरवर्क्स खेल रहे थे। एक बच्चा उससे टकरा गया तो उसने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। बच्चा रोने लगा और गुस्से में उसने फायरवर्क जलाकर सॉन्ग जिनियन पर फेंक दिया। फायरवर्क उसके कपड़ों पर फटा, उसके कपड़े जल गए और बाल भी जल गए। वह दर्द में चिल्लाया, हेल्प मी! लेकिन वहां कोई नहीं था, बच्चे भाग चुके थे और पूरा सीन जैसे साइलेंटली खत्म हो गया। बस कहीं दूर एक रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। तभी एक ब्लैक क्लोथ्ड बॉडीगार्ड ने धीरे से कहा, मिस्टर जी, काम हो गया है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि सॉन्ग जिनियन अब कभी अच्छा लाइफ नहीं जी पाएगा। खिड़की के पास खड़े उसके स्टेप फादर ने नदी की तरफ देखते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उधर सॉन्ग जिनियन काफी देर तक दर्द में तड़पता रहा। आखिरकार किसी तरह उसकी पीठ की आग बुझाई गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वह चल भी नहीं पा रहा था। जलन इतनी ज्यादा थी कि उसके पूरे शरीर से कोल्ड स्वेट निकल रहा था। कुछ कदम चलते ही वह गिर पड़ा, लेकिन कुछ काइंड लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब वह होश में आया तो उसका पूरा शरीर जैसे फट रहा था। दर्द अनबेरेबल था। तभी नर्स आई और बोली, मिस्टर जैंग, आपके फोन के कांटेक्ट पर्सन से रीच नहीं हो पा रहा। ऑपरेशन और हॉस्पिटल फीस तुरंत पे करनी होगी, नहीं तो आगे ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होगा। सॉन्ग जिनियन दर्द से कराहते हुए बार बार सू मेंगियाओ और चिन हेयुए को कॉल करने लगा। उनसे हेल्प की भीख मांगने लगा, क्योंकि उसका फैमिली भी किसी काम का नहीं था। काफी कॉल्स के बाद फाइनली फोन उठा और दूसरी तरफ से कोल्ड वॉइस आई, क्या बात है? सॉन्ग जिनियन रोते हुए बोला, मेंगियाओ प्लीज, एक बच्चे की फायरवर्क्स में बर्न हो गया हूं। मेरे पास सर्जरी के पैसे नहीं है, प्लीज हेल्प कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन सू मेंगियाओ ने ठंडे अंदाज में कहा, तुमने सिंगनियन के साथ जो किया उसके बाद भी हेल्प मांग रहे हो? लगता है हमने तुम्हारे साथ बहुत सॉफ्टली डील किया। चिन हेयुए ने भी सख्ती से कहा,
तुमने सिंगनियन को हर्ट किया है, अब तुम्हें उसका 100 टाइम्स प्राइस देना होगा। कॉल कट हो गया और सॉन्ग जिनियन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मजबूरी में उसने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर सर्जरी करवाई, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। उधर सू मेंग्याओ और चिन हेयुए ने री एजुकेशन क्लास के लिए अप्लाई कर दिया और देखते ही देखते उनकी बातें पूरे हुआदा कैंपस में फैल गईं। लोग डिस्कस करने लगे कि उन्होंने फर्स्ट डे ही कन्फेशन किया, लेकिन जिसको किया वो इस कॉलेज में था ही नहीं। कुछ लोगों ने सॉन्ग जिनियन की सच्चाई भी रिवील कर दी, लेकिन वह हॉस्पिटल में था इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। सू मेंग्याओ कॉन्फिडेंट था कि वह अगले साल पेकिंग यूनिवर्सिटी आसानी से क्रैक कर लेगा, और चिन हेयुए भी टेंशन फ्री था क्योंकि जरूरत पड़ी तो ट्यूटर ले लेगा। दोनों फाइनली पेकिंग यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यहाँ का एनवायरनमेंट, रूममेट्स और कैंपस लाइफ इतना अच्छा था कि मैं ऑलमोस्ट उन्हें भूल चुका था। मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मेरा फोन बजा। रूममेट्स मजाक करते हुए बोले, वो ब्यूटीफुल गर्ल फिर कॉल कर रही है, कब ऑफिशियल कपल बनोगे? सब लोग बैटिंग लगा रहे हैं कि जांग शेजे कब तुम्हें प्रपोज करेगी। मैं थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया और बोला, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, बस थैंकफुल हूं उसकी हेल्प के लिए। मैं डॉर्म के नीचे खड़ा जियांग शुएनिंग को ढूंढ रहा था, लेकिन वो नहीं दिखी। तभी एक लड़की जो मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मेरी मदद कर चुकी थी, रेड रोजेस लेकर आई और नर्वस होकर बोली, जी शेंगनियन, मुझे तुम अच्छे लगते हो, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे? पीछे से क्लासमेट्स चिल्लाने लगे, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मैंने काल्म होकर मना कर दिया, सॉरी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। लड़की अपसेट होकर चुप हो गई। तभी पीछे से जियांग शुएनिंग आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, शिंगनियन ने माना कर दिया है, बेटर है तुम जाओ। सब लोग उसे देखकर डर गए और चले गए। मैं सरप्राइज था। मैंने पूछा, सब तुमसे इतना डरते क्यों हैं? वो हंसकर बोली, क्योंकि मैं उनकी टीचर हूं। मैं शॉक्ड रह गया। उसने बताया कि उसने जल्दी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके असिस्टेंट टीचर बन गई है। मैं उसकी इंटेलिजेंस से इम्प्रेस्ड था। बाद में वो मुझे एक प्राइवेट रेस्टोरेंट ले गई जहां अचानक सू मेंग्याओ और किन हेयुए मिल गए। उन्होंने जियांग शुएनिंग को देखकर पूछा, ये कौन है? मैं भी शॉक था उन्हें बेजिंग में देखकर। उन्होंने सॉन्ग जिनियन की बात छेड़ी तो मैंने कोल्ड टोन में कहा कि मुझे कुछ सुनना नहीं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सॉन्ग जिनन ने उन्हें मैनिपुलेट किया था और अब उसे पनिशमेंट मिल चुका है, लेकिन मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ। मैंने साफ कहा, चाहे जो भी सच हो, मुझे जो हर्ट हुआ वो भी सच है। मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं कर सकता। मैं उनकी फेक लव पर हंसा और जियांग शुएनिंग का हाथ पकड़ लिया। तभी जियांग शुएनिंग ने काल्मली कहा, इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं शिंगनियन की फियांसे हूं। ये सुनकर दोनों शॉक हो गए। सू मेंग्याओ ऑलमोस्ट टूट गया और बोला, शिंगमियान प्लीज बताओ ये झूठ है। लेकिन मैंने जियांग शुएनिंग को गले लगा लिया और कहा, हम ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। छिन हेयुए की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, प्लीज उसे छोड़ दो, हम तुमसे सच में प्यार करते हैं। सू मेंग्याओ भी डेस्परेट हो गया, हमसे गलती हुई, तुम जो पनिशमेंट देना चाहो दे दो, लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और जियांग शुएनिंग से कहा कि वो चली जाए, लेकिन उसने तुरंत कॉल किया और कुछ ही सेकंड्स में बॉडीगार्ड्स आ गए और सू मेंग्याओ और किन हेयुए को बाहर ले जाने लगे। जाते जाते सू मेंग्याओ ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और चिल्लाया, मेरे साथ चलो, यहाँ से चलो, घर चलते हैं। हमने तुम्हारे लिए कॉलेज ड्रॉप किया है। अगर तुम्हें पेकिंग यूनिवर्सिटी पसंद है तो हम यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन तुम उसके साथ नहीं रह सकते। सू मेंग्याओ की आवाज ठंडी थी और किन हेयुए गुस्से में मेरी तरफ बढ़ने वाला था, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया। उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थी, जैसे उसकी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन मुझे पता था ऐसा नहीं है। मैंने साफ कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुमने ड्रॉप आउट किया, ये तुम्हारा डिसीजन था। अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता। मेरी इस स्ट्रेट रिफ्यूजल ने उनका दिल तोड़ दिया। जियांग शुएनिंग ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले गई। उसकी सॉफ्ट वॉइस ने मुझे काम कर दिया। हम दोनों टेबल पर क्वाइटली खाना खाने लगे। हमारी पसंद काफी मैच करती थी। वह मेरा ध्यान रख रही थी, मुझे खाना सर्व कर रही थी, टी डाल रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारे लिप्स पे थोड़ा डर्ट है, मैं साफ कर देती हूँ, और उसने हल्के से टच किया। मैं थोड़ा फ्रीज हो गया। उधर कॉर्नर में बैठे सू मेंग्याओ और चिन हेयुए ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। जेलसी और एंगर साफ दिख रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे हम दोनों क्लोज हैं और वो कंट्रोल खोते जा रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें वापस कैपिटल सिटी भेज दिया गया और जाते जाते वार्निंग दी गई कि फिर डिस्टर्ब मत करना। चिन हेयुए घर पहुंचते ही बंद कर दिया गया। उसके फादर ने उसे थप्पड़ मारकर डांटा कि उसने फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी है, लेकिन चिन हेयुए ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि वो शिंगमिन को नहीं छोड़ेगा और एंसेस्ट्रल हॉल में घुटनों के बल बैठ गया। थोड़ी देर बाद सू मेंग्याओ उसकी मदद से उसे वहां से निकाल कर भाग गया। दोनों ने मिलकर पुराने मेमोरीज ढूंढे, फोटोज, डायरी, गिफ्ट, सब कुछ जो उनके और मेरे बीच था। उन्हें लगा कि शायद
शायद मैं सॉफ्ट हूँ और एक दिन उन्हें फॉरगिव कर दूंगा। आखिरकार दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो कोऑपरेट करेंगे ताकि मुझे वापस पा सकें, क्योंकि अब उनका कॉमन एनिमी जियांग शुएनिंग थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने सारे मेमोरीज कलेक्ट करके एक प्लान बनाया और नॉर्थ सिटी पहुंच गए। उधर मैं लाइब्रेरी में जियांग शुएनिंग के साथ पढ़ाई कर रहा था। उसकी इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग थी कि मैं रोज उसके साथ स्टडी करने लगा। हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये सब देखकर सू मेंगयाओ और चिन हेयुए ऑलमोस्ट क्रेजी हो गए। उन्होंने लाइब्रेरी के बाहर एक ह्यूज वुडन कासल जैसा सेटअप बनाया, कैंडल्स, फ्लावर्स और गिफ्ट से डेकोरेट किया। सब कुछ ड्रीमी लग रहा था। दोनों ने अच्छे से ड्रेसअप किया और हाथ में फ्लावर्स लेकर वेट करने लगे। काफी देर बाद भी जब मैं नहीं आया तो चिन हेयुए ने जोर से चिल्लाकर कन्फेशन किया, जी सिंगमिन, इस बार मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, तुम मेरी कन्फेशन मिस नहीं कर सकते। फिर सू मेंगयाओ ने कहा, तुमने कहा था कि हम दोनों में से एक को चूज करोगे, अब टाइम आ गया है। क्राउड इकट्ठा हो गया, लेकिन ऊपर स्टाफ ने पुलिस को कॉल कर दिया क्योंकि फायर हैजर्ड था। जियांग शुएनिंग ने भी टीचर्स को इन्फॉर्म किया और वाटर ट्रक बुला लिया। मैं नीचे आया और उनके सामने खड़ा होकर कामली कहा, याद है उस रात मैंने सच बताया था? मैंने कहा था कि मैं दो चीजें छोड़ दूंगा और वो हो तुम दोनों। चाहे कितनी बार मौका मिले मैं तुम्हें चूज नहीं करूंगा। इतना कहते ही वाटर ट्रक का पानी आया और सारी कैंडल्स बुझ गईं। पूरा सेटअप खराब हो गया, फ्लावर्स बह गए, गिफ्ट्स भीग गए। सू मेंगयाओ और चिन हेयुए पूरी तरह भीग गए। उनका ड्रीम प्रपोजल सीन मेस बन गया। सू मेंगयाओ की आवाज कांप रही थी, सिंगमेन प्लीज एक चांस और दे दो, मैंने तुम्हें सालों से प्यार किया है, ये सब प्रूफ है। चिन हेयुए ने भी कहा, तुम हमें चूज मत करो, बस जियांग शुएनिंग को छोड़ दो, हम दोनों मिलकर तुम्हें प्यार करेंगे। उनकी बातें सुनकर मुझे बस अजीब लगा। मैंने कोल्डली कहा, क्या तुम लोग पागल हो? मेरे दिल में जो भी था तुमने खुद खत्म कर दी। अब ना मैं तुम्हें फॉरगिव कर सकता हूँ ना तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, बस ये सब छोड़ दो। इतना कहकर मैं मुड़ गया और चला गया। पीछे चिन हेयुए का चेहरा पूरी तरह पेल पड़ चुका था, जैसे उसे फिर से सबके सामने रिजेक्ट कर दिया गया हो। मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा था। चिन हेयुए सीधे मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने एक कदम पीछे ले लिया और वो गिर पड़ा। मेरी इस कोल्ड रिएक्शन ने उसके दिल को पूरी तरह तोड़ दिया, यहाँ तक कि सू मेंगयाओ भी अंदर से हिल गया। मैंने आखिरी बार दोनों से कहा, सू मेंगयाओ, किन हेयू, अब कभी मेरे पास मत आना, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। तुम मेरे लिए बस पास्ट के लोग हो। मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ, लेकिन वो कभी तुम नहीं होगे। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे चला गया। सू मेंगयाओ मुझे जाते हुए देखता रहा और पीछे आने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस आ गई और पूछताछ करने लगी, ये सब किसने किया। कुछ ही देर में दोनों को पुलिस अपने साथ ले गई। मैं और जियांग शुएनिंग भी पुलिस स्टेशन गए स्टेटमेंट देने, लेकिन रास्ते में अचानक एक पुरानी वैन तेजी से पुलिस कार की तरफ आई। जियांग शुएनिंग का ड्राइवर ट्रेंड था, उसने तुरंत कार संभाल ली, लेकिन पुलिस कार सीधा हिट हो गई। अगर कोई ध्यान से देखता तो पता चलता कि वैन चला रहा आदमी सॉन्ग जिन था। उसके चेहरे पर बैंडेज थे और वो पूरी तरह पागल हो चुका था। वो जीना नहीं चाहता था, वो मेरे साथ मरना चाहता था। पैसे खत्म हो चुके थे, सर्जरी भी ठीक से नहीं हुई और वो अपनी हालत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वादा लौटने पर लोगों की नजरों ने उसे और तोड़ दिया। आखिर उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस कार में मैं नहीं बल्कि सू मेंगयाओ और किन हेयुए बैठे हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का पिछला हिस्सा टूट गया, ग्लास बिखर गया और तीनों बेहोश हो गए। सॉन्ग जिनियन भी वहीं अनकॉन्शियस हो गया। एम्बुलेंस और पुलिस की आवाज गूंजने लगी। मैं भी घबरा गया और जियांग शुएनिंग को संभाला। बाद में हॉस्पिटल में पता चला कि किन हेयू को हल्की चोट आई, लेकिन उसकी एक टांग टूट गई। सू मेंगयाओ के सिर में ग्लास घुस गया था, जिससे ब्रेन पर असर पड़ा और सॉन्ग जिन को कॉन्क्यूशन और दोनों टांगों में चोट लगी। क्विन हेयुए होश में आया तो उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया और कहा कि अब वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। सू मेंगयाओ की हालत और खराब थी, उसे मेमोरी और सोचने में दिक्कत होने लगी और उसने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। ये सब देखकर मुझे गिल्ट हुआ, लेकिन मैं चुपचाप वहां से चला गया। अंदर ही अंदर सू मेंगयाओ टूट चुका था। वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन असल में वो दर्द सह नहीं पा रहा था। दोनों ने डिसाइड किया कि वो मुझसे दूर रहेंगे और अपने तरीके से अपोलोजाइज करेंगे, शायद फ्यूचर में फिर चांस मिले। लेकिन इंजरीज की वजह से वो एग्जाम भी मिस कर गए। अगले साल क्विन हेयुए पेकिंग यूनिवर्सिटी में आ गया, लेकिन सू मेंगयाओ किसी और यूनिवर्सिटी में गया। टाइम बीतता गया और एक दिन किन हेयुए मुझे ढूंढते हुए कैंपस आया। तभी किसी स्टूडेंट ने कैजुअली बता दिया कि आज मेरी शादी है। ये सुनकर वो शॉक हो गया और प्लेग्राउंड की तरफ भागा, जहां सू मेंगयाओ भी आ गया। उन्होंने मुझे व्हाइट सूट में देखा और सामने जियांग शुएनिंग खड़ी थी। हम दोनों ने रिंग्स एक्सचेंज की और एक दूसरे को हक किया। सब लोग चीयर कर रहे थे। मैंने उसे उठाकर क्राउड से बाहर ले गया और पूछा, खुश हो? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ। उस पल सब क्लियर था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दूर खड़े सू मेंगयाओ और किन हेयुए ये सब देख रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चुपचाप अलग अलग दिशाओं में चले गए। बाद में उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में सुना, मेरी सक्सेस, मेरे अवार्ड्स, मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, लेकिन कभी मुझे फिर नहीं देखा। तब उन्हें समझ आया कि मैं अब उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका हूं और अब उनके लिए वापस कुछ भी पॉसिबल नहीं था।